हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी मैथ्स पॉइंट। और आज की जो अपनी वीडियो है वो बेस्ड है स्ट्रेट लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, जो कि अपनी क्वेश्चंस कहाँ से लेंगे, अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, 10.1 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अप्रोक्स 13 से 14 क्वेश्चंस इसमें हैं, तो वो अपन सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेज आर -4,5 0,7 -5 एंड -4 -2। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमें इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, हमें चारों पॉइंट्स लोकेट करने हैं अपने प्लेन में, और पॉइंट को लोकेट करना हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब -4,5 है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स का एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इसे हम लोकेट कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो -4,5 का मतलब है एक्स एक्सिस पे तो -4 और वाई एक्सिस पे 5। तो -4,5 एक तरह से इस पॉइंट का एड्रेस है कि एक्स एक्सिस में तो -4 चलो और वाई एक्सिस पे 5 चलो। ठीक है, तो यहाँ इसका एक वर्टेक्स आ गया। तो इसी तरीके से हम सारे वर्टेक्स को लोकेट करेंगे, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखो लोकेट करेंगे तो -4,5 अपना ये रहा। ठीक है, फिर 0,7 है, 0,7 है तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। तो 0,7 अपना ये रहा। फिर 5, -5, एक्स 5 है, वाई -5 है, तो एक्स 5 और वाई -5 अपना ये रहा। और चौथा वर्टेक्स है -4, -2, दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के हैं, तो ये रहा अपना -4, -2। ठीक है, हमने चारों वर्टेक्स लोकेट कर दिए। अब इन चारों से अपन एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD। ठीक है, चार वर्टेक्स हैं, क्वाड्रिलेटरल अपने पास बन गया। अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आगे क्या पूछ रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड करें। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, हम ये एक डायगोनल है AC अपने पास। ठीक है, ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो ये ड्रॉ होते ही ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया अपने पास ABC, ABC। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हो गया अपने पास ये ADC। अब ये क्वाड्रिलेटरल इन दोनों ट्राइंगल्स से मिलकर ही तो बन रहा है, तो पहले हम ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद ADC का करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन हो और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हमें गिवन हो, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने देखा था क्या, कि 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल वर्टिसेज x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्राइंगल ABC के तीनों वर्टेक्स अपने पास हैं, यहाँ रखेंगे, ट्राइंगल ABC का एरिया निकल करके आएगा। ठीक है, जब ट्राइंगल ADC का रखेंगे तो ADC के वर्टेक्स इसमें रखेंगे, वहाँ से ADC का ट्राइंगल का एरिया हमें मिलेगा। दोनों एरियाज़ को हम जब ऐड करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा अपने क्वाड्रिलेटरल ABCD का। ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड किया है, वो आया 29 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD फाइंड किया, सेम उसी डिटर्मिनेंट फॉर्म से, वहाँ आया 63/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, वर्टेक्स रखें डिटर्मिनेंट में और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो दस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD वो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ का सम होगा। तो 29 + 63/2।
जो कि ये कर दिया, और यहाँ से अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आया वो आया 121/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of base is at origin. Find vertices of the triangle. हमें क्या दिया हुआ है, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस दिया हुआ है, जो कि बेस क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो उस ट्राइंगल का जो बेस होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पे ही होगा। और किस तरीके से होगा कि जो इसका मिड पॉइंट है, देखें, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज ओरिजिन, मिड पॉइंट जो है वो इसका ओरिजिन होना चाहिए। मतलब जितना इधर है उतना ही ओरिजिन के इधर होना चाहिए, तभी ओरिजिन मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, साइड क्या है इसकी 2a, ठीक है, लेंथ ट्राइंगल की साइड कितनी है 2a। अब हमें साइड 2a दे दी और इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, तो ये बात तो क्लियर है कि तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल अब ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग बेस को लेके कितने ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं, एक ये बनेगा और दूसरा इधर भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो आगे देखें, लेट ए बी सी बी द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a अकॉर्डिंगली ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अब ये b, ये c और इस वर्टेक्स को हम नाम देते हैं a। ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं 2a के। अज्यूम दैट बी सी लाइज अलोंग वाई एक्सिस, बी सी लाइज अलोंग वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज एट ओरिजिन, जो कि हम देख चुके हैं, ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अगर ये साइड 2a है और ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है तो ये ऊपर भी a होगा और नीचे की डिस्टेंस भी a होगी। ठीक है, तो अब ये तो a हो गए, तो b और c के तो हम वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं यहीं से कि y एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स हैं b और c। ठीक है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज 0, तो x तो 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कितनी दूरी पर है, a दूरी पर, और c का भी x कोऑर्डिनेट तो 0 बिकॉज c इज ऑन y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a बिकॉज -y एक्सिस पर ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को मिल गए। नाउ इट इज क्लियर दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इज 0, यहाँ मिसप्रिंट है, b इज 0, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इज 0, -a। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं, इट इज नोन दैट द लाइन ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। ये हम जानते हैं कि किसी एक वर्टेक्स ट्राइंगल के, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है ना, वो उस साइड पे परपेंडिकुलर होती है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो ए वर्टेक्स है ये एक्स एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, अगर ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो यहाँ से इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये तो हमें मिल गया 0। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, अब अपने कोई एक ट्राइंगल ले लो, या तो ट्राइंगल ओ ए बी ले लें या फिर ओ ए सी ले लें। ठीक है, तो अपन भी ट्राइंगल ओ ए सी लेते हैं, समझ में आसान रहेगी। इसने ओ ए ओ सी लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल जब ए ओ सी, इसे हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर होगा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ए सी का स्क्वायर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ए सी अपने पास क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल 2a है, ओ ए हमने देखा फाइंड करना है, और ओ सी अपने पास है a।
तो यहाँ से हमें ओ ए की वैल्यू मिलेगी √3a, ठीक है, प्लस माइनस √3a। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट ए के प्लस माइनस √3, 0। अगर प्लस √3 है तो ये ट्राइंगल इधर बनेगा, और अगर माइनस √3 है तो ये ट्राइंगल इधर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, 0, a, 0, -a और √3a, 0 अगर ट्राइंगल ऐसा हुआ तो। और अगर माइनस एक्स एक्सिस पे होगा तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स में माइनस √3a, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। P और Q दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। इसमें दो केस हैं कि कब कब निकालनी है। तो पहला पॉइंट है व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दूसरा है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखें हम y एक्सिस के पैरेलल बता रहे हैं, तो ये अपनी y एक्सिस है, ठीक है। इसके पैरेलल जब ये P और Q होंगे, P और Q, तो ये पॉइंट्स ऐसे होंगे, डिस्टेंस इनकी ऐसे होगी, ठीक है। तो जब y एक्सिस के पैरेलल होंगे तो इनका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही होगा ना, x थोड़ी चेंज हो रहा है। इस P पॉइंट के लिए जो पॉइंट x का है वही तो Q के लिए, y का तो चेंज हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। लेकिन जब ये पॉइंट्स y एक्सिस के पैरेलल हैं PQ लाइन, तो P और Q दोनों के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो कॉमन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो जब लाइन PQ y एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे। अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जब x1 इक्वल टू x2 हो गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो यहाँ x1 और x2 तो इक्वल हैं, तो ये टर्म तो हो गई 0। अपने पास क्या बचेगा? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी y1 माइनस y2, ठीक है, जब PQ लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के, ठीक है। और अगला केस है जब PQ लाइन पैरेलल हो जाए x एक्सिस के। तो देखो ये अपने पास x एक्सिस है और जब PQ लाइन अपनी x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो दोनों का सेम हो जाएगा। x तो चेंज हो गया, इसके लिए x1 है और इसके लिए x2 है, लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो थ्रू आउट द लाइन सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जब अपन देखेंगे तो यहाँ y1 बराबर y2 हो गया। तो अब इसकी जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा। वहाँ x1 माइनस x2 वाली टर्म 0 हुई थी, यहाँ y1 माइनस y2 वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। नीचे देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं बिटवीन P एंड Q व्हेन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x1 और x2 बराबर होंगे, तो इस वजह से ये क्वांटिटी 0 हो गई और ये अपने पास डिस्टेंस निकल करके आ गई मोड ऑफ y2 माइनस y1। दूसरा केस था PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीज़न ये क्वांटिटी अपनी 0 हो गई और यहाँ से जो डिस्टेंस निकल करके आएगी वो आएगी मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है हमें फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दोज पॉइंट्स। x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताएं जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो देखो मान के चलते हैं अपने पास एक बार, ये एक पॉइंट है P जो 3,4 है और दूसरा है Q जो 7,6 है। अब अपने को एक पॉइंट मानना है, कोई भी पॉइंट R मान लें, ठीक है। वो किस एक्सिस पे मानना है अपने को इंडिकेट किया हुआ है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस का मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और x कोऑर्डिनेट कोई भी कोऑर्डिनेट मान ले, x ही मान लो, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। अब अपने को इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। कंडीशन क्या है? इन दोनों गिवन पॉइंट्स से उसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए r की। मतलब
जब पी आर निकालेंगे और क्यू आर निकालेंगे तो दोनों सेम आनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, देखें, लेट ए कोमा 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 एंड 3,4। ए कोमा 0 कोई पॉइंट माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7,6 से ए कोमा 0 की डिस्टेंस निकालेंगे, वो उसी डिस्टेंस के इक्वल आएगी जो 3,4 से ए कोमा 0 की डिस्टेंस आएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले 7,6 की डिस्टेंस निकालते हैं अपने पॉइंट ए कोमा 0 से। तो 7 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। और अब 3,4 से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगी और दोनों को इक्वल कर देंगे। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो अपने पास रिलेशन बनेगा ये। इसको अपन आगे जब सोल्व करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिलती है ये 60/8, मतलब 15/2 अपन बोल सकते हैं। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए था वो आ गया 15/2, 0। तो समझने वाली बात क्या थी? यही थी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हमें बताना है जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो उसमें कंसेप्ट क्या लगाना है कि एक पॉइंट मानना है एक्स एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट, ये ए था, ये बी था, कोई पॉइंट सी मान लिया। अब ये अगला बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है दिस और दिस, बोथ डिस्टेंस आर इक्वल। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो और इक्वल पुट कर दो, वहाँ से अपने को सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच passes through origin and the midpoint of line segment joining these points। उस लाइन की स्लोप निकालो जो एक तो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट। अब ओरिजिन तो हमें पता ही है 0,0 हो गया। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं 0,-4 एंड 8,0, इनका मिड पॉइंट हमें निकालना है, क्योंकि इनका मिड पॉइंट ही है ये जहाँ से ये लाइन पास हो रही है। तो इनका मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़ो, -4 + 0 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मिड पॉइंट है वो क्या मिलेगा, 4,-2। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, 4,-2। अब हमें वो दोनों पॉइंट मिल गए जहाँ से ये अपनी लाइन पास हो रही है। अब हमें इस लाइन की स्लोप निकालनी है। ठीक है, अब स्लोप फॉर्मूला हम जानते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सिंपल है। देखते हैं, देखें, हमने निकाला 0,-4 और 8,0 का मिड पॉइंट, वो आया अपने पास 4,-2। तो आगे हम जानते हैं कि एक लाइन है जो कि किन्हीं दो पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से? 4,-2 और 0,0 से। ये लाइन है अपने पास ए बी। अब ए बी लाइन की हम अगर स्लोप निकालें तो हम जानते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2 ये रहा, x1 ये रहा। यहाँ से स्लोप क्या आएगी, -1/2। स्लोप आ गई -1/2। बस इतना ही पूछा है, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया आपको? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले बोला अगले ने पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज़ करना ही नहीं है। अब उसके बाद शो दैट दीज पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं, आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना नहीं है। उसके अलावा हमें ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखो, द वर्टिसेज ऑफ ए गिवन ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है ए बी और सी, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है अपने को कि ये जो बी सी लाइन है, ये जो ए बी है इस बी सी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, या 90 डिग्री एंगल है।
ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मतलब इन दोनों के स्लोप्स में जो रिलेशन होगा वो होगा m1.m2 इक्वल्स टू -1। बस यही रिलेशन यहाँ प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों वर्टिसेस किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो देखो, इट इज़ नोन दैट स्लोप m ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला दिया है आपको ये। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी पॉइंट की हम स्लोप निकालेंगे तो वो आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से अपने पास आएगी -1। ठीक है, फिर बी सी की निकालेंगे तो बी सी की आएगी 3/2 और सी ए की जो आएगी वो आएगी 1। तो अब यहाँ देखें, कोई दो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन अपने पास -1 आना चाहिए। तो अपने पास देखो m1 और जो m3 है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है। इसका मतलब कोई दो लाइंस ऐसी हैं जो परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर प्रूफ हो गई तो वो ट्राइंगल तो ऑटोमेटिक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। तीसरी तो यही होगी फिर। ठीक है, तो बस देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट m1 m3 इक्वल्स टू -1 है। दिस शोज द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल क्यों है? क्योंकि ए दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट है ना, इस वजह से। दस दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6 अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या निकालना है, उस लाइन की स्लोप बतानी है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखो, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है तो हमें तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेज़र करते हैं ऑलवेज। तो यहाँ जब वाई एक्सिस के साथ ये बना रही है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जब मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो अपना ये है, तो यहाँ से कितना बनाएगी? तो यहाँ से देखो, एक्स एक्सिस से मेज़र करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 90 हो गया, ये इतना तो 90 है, और ये अपने पास 30 गिवन है। तो कुल मिला के एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल कितना हो गया? 30 + 90 120। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल है वो 120 है। और अब हमें उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। हम जानते हैं स्लोप क्या होती है, tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो tan 120 हमें निकालना है। अब tan 120 की वैल्यू क्या होती है? -√3। ये कैसे होती है ये आप जानते हैं। देखो, tan 120 इसको हम लिख सकते हैं tan 180 - 60। tan 180 - 60 से क्या होगा? माइनस बाहर आएगा, 180 का कोई मतलब नहीं होगा, और 60 डिग्री अपना मेन एंगल बचेगा, तो -tan ऑफ 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये चीज़ अपन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। तो -tan 60, और tan 60 की वैल्यू तो अपन जानते ही हैं √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो स्लोप आएगी वो आएगी -√3। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें एक पॉइंट इनकम्प्लीट है, तो उस इनकम्प्लीट पॉइंट को हमें कंप्लीट करना है। कंडीशन क्या है कि तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। पॉइंट ए है x, -1, पॉइंट बी है 2, 1, पॉइंट सी है 4, 5। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। तो अब हमें इस पॉइंट को पूरा करना है। तो हमें क्या पता है कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो जो लाइन ए बी है उसकी स्लोप निकालेंगे, और जो लाइन बी सी है उसकी स्लोप निकालेंगे, तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। भाई तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो तीनों की अगर स्लोप निकालेंगे, ए बी की स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी।
बस ये रिलेशन हमें यहाँ लगाना है, अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो देखते हैं। पॉइंट A है, B है और C है, आर कोलिनियर, देन स्लोप लाइन AB विल इक्वल टू BC। ठीक है, तो AB की जब स्लोप निकालेंगे तो A ये है और B ये है, तो y माइनस y1, तो y2 माइनस y1, y1 क्या है -1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 अपने पास x है। इसका जो आंसर आएगा उसको इक्वल करेंगे स्लोप ऑफ BC के। स्लोप ऑफ BC क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से आएगा 4/2 इक्वल्स टू 2। तो ये जो रिलेशन लगाएंगे दोनों की स्लोप्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए दिस दस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज़ 1। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्या बोल रहा है कि देखो विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला तो काम में लेना ही नहीं है, साफ साफ मना कर दिया। शो दैट दीज आर द पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। अब बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किए हमें ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन चारों पॉइंट्स हैं ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। अब हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है, मतलब जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इसकी होगी। पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यही बोलता है। और ये जो इधर वाली पैरेलल लाइंस हैं उनकी स्लोप भी इक्वल होंगी, ये m3 और ये m4। तो पैरेललोग्राम वो होगा, ये स्लोप इसके इक्वल होगी, मतलब m1 तो m2 के इक्वल होगी और m3 जो है वो m4 के इक्वल होगी। बस ये कंडीशन लगाएंगे। तो अगर 4 लाइंस की हम यहाँ स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो आपस में दोनों इक्वल होंगी, 2 इक्वल होंगी और बाकी की 2 इक्वल होंगी। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये किसी पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखो A पॉइंट है, B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे स्लोप AB की। स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप लगाना। यहाँ से स्लोप ऑफ AB फाइंड होगी, वो की जो कि आएगी 1/6। ठीक है, फिर सिंपली स्लोप ऑफ CD निकालेंगे जो कि इसके पैरेलल लाइन है। CD की जब स्लोप निकालेंगे वो भी आएगी 1/6। ठीक है, तो A, B और CD तो पैरेलल हो गए क्योंकि स्लोप सेम आ गई। अब प्रूफ क्या करना है, ये जो BC है इसकी स्लोप और AD की स्लोप, तो देखो BC की स्लोप निकालेंगे तो वो आएगी -3 और AD की स्लोप आई वो भी -3। तो इन दोनों के भी आपस में स्लोप्स इक्वल हैं। स्लोप्स इक्वल है मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से सिंपली ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो चारों वर्टिसेज हैं ये बिल्कुल किसी पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेज हैं। ठीक है, देखिए देयरफॉर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल, हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो क्या बोलता है, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। हमें वो एंगल फाइंड करना है x एक्सिस के साथ, जो कि फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, हमें वो एंगल फाइंड करना है थीटा। ठीक है, तो देखो द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। स्लोप फॉर्मूला से स्लोप निकालेंगे जो कि आएगी -1। ठीक है, स्लोप आई -1। अब देखो स्लोप क्या होती है, tan थीटा, और वो जो कि आई अपने पास -1। अब tan थीटा -1 कब होता है, जब थीटा अपने पास होगा 135, क्योंकि tan 45 होता है 1, tan 45 1 होता है, मतलब जब x एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा लाइन तो उसकी स्लोप 1 होगी। तो ये स्लोप -1 कब होगी, जब ये या तो 90 और ऐड हो इसमें, बिल्कुल ऐसे जाएगी। ठीक है, या फिर क्लॉकवाइज देखें तो ये होगा -45, या फिर 90 + 45 तो
135, और हम 135 ही लेंगे क्योंकि हम ऑलवेज एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ स्लोप आई -1, स्लोप होती है tan थीटा, और tan थीटा -1 होता है जब थीटा हो 135 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 इज़ क्लियर। देखो 11th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कहता है कि द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। कोई एक लाइन की स्लोप है जो कि दूसरी लाइन की डबल है इफ़ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज़ 1/3, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 1/3 है, तो उन दोनों की स्लोप्स बताएं। तो देखें, लेट m1 एंड m बी द स्लोप्स ऑफ टू गिवन लाइन्स। तो अगर एक स्लोप m है तो जो दूसरी होगी m1 वो होगी पहले की डबल, m1 इक्वल्स टू 2m। ये रिलेशन दिया हुआ है। नाउ वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर दिस, ये फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हम यहाँ लगाएंगे तो देखो m2 क्या है m, और m1 क्या है 2m। m1 और m2 में रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू अपने पास मिलेगी, ये दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में आएगी दूसरी माइनस में आएगी बिकॉज ऑफ मोड। एक बार मोड हटेगा प्लस के साथ, एक बार हटेगा माइनस के साथ, तो यहाँ से अपने पास दो वैल्यू आएंगी। अब केस दो बनेंगे, तो देखो केस फर्स्ट में लिया हमने माइनस प्लस वाली वैल्यू, तो 1/3 इक्वल्स टू -m अपॉन 1 प्लस 2m²। इसे हम जब सोल्व करेंगे तो हमें m की वैल्यूज़ मिलेंगी दो, -1 और -1/2। अब देखो अगर m -1 है तो m1 क्या हो गया, इसका डबल m1 हो गया -2, और जब m -1/2 है तो m1 क्या होगा, इसका डबल मतलब -1, ठीक है। और अब लेते हैं केस दूसरा, सेकंड केस लेंगे माइनस के साथ में। तो देखो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास वैल्यू आएगी m की, वही दो वैल्यूज आएंगी, एक 1 आएगी और एक 1/2। तो इधर अगर m 1 है तो m1 होगा इसका डबल 2, और m 1/2 है तो इसका डबल होगा m1 1। तो देखो यहाँ से जो स्लोप्स आएंगी ना वो आएंगी -1 और -2, -1/2 और -1 2, 1 और 2 3, और 1/2 और 1, ये चार पेयर्स आएंगे स्लोप्स के, ठीक है। क्या किया हमने, दोबारा देखें इसे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यहाँ लगाया, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है 1/3 है, और m1 और m2 हमें रिलेशन दिया हुआ है कि अगर एक m है तो दूसरा 2m होगा, ठीक है। वहाँ से हमें m की वैल्यूज़ निकालेंगे, बस m की वैल्यूज़ निकाल के एम्स में ही तो रिलेशन बताना है कि अगर एक m ये आ गया तो दूसरा इसका डबल होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप खुद से करें, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 12, जो क्या बोलता है, लाइन पासेज थ्रू दोज पॉइंट्स x1 एंड hk। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m देन शो दैट k - y1 इक्वल्स टू mh - x1। तो ये वही स्लोप फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी कि एक लाइन है जो कि पास होती है x1, y1 से और h, k से, और इसकी स्लोप है m। तो हम क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और गिवन स्लोप क्या थी m। तो बस यही हमने लिखा, और यहीं से क्या हुआ, k - y1 इक्वल टू mh - x1, और देखो यही प्रूव करना है, ये स्लोप निकाली k - y1 अपॉन h - x1 इक्वल्स टू m, और m को इधर लाए, बिल्कुल ये जो आया यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ़ 3 पॉइंट h, 0, a, b और 0, k लाई ऑन अ लाइन देन शो दैट a बाई h प्लस b बाई k इक्वल्स टू 1। तो देखो इफ़ दीज पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन, अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन है तो देखो वही सेम लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स होते हैं तो उनकी जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होती है। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और बस यही दिमाग में आना चाहिए, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं तो
इनकी जो स्लोप्स होंगी वो इक्वल होंगी। हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, ए और बी की स्लोप निकालेंगे तो वो ये आएगी बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, वो ये आएगी, दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वल करके आगे बस सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट जो था वो यही था, दोनों के आपस में स्लोप्स निकाल के इक्वल कर दें और फिर आगे जब सोल्व करेंगे तो अपने पास ये रिलेशन जो पूछ रहा है वही निकल करके आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना आप, कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, सॉल्यूशन आप करना, बिल्कुल यही आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखो, कंसीडर द गिवन पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। देखो, ये पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ हमें दे रखा है, हमें पॉपुलेशन और ईयर से नहीं मतलब, हमें तो पॉइंट से मतलब है। देखो, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 1985 और 92 और बी के हैं 1995 और 97। अब ये जो ए बी लाइन है, हमने इसकी स्लोप बतानी है। स्लोप कैसे बताएंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वही करना है। तो y2 माइनस वाई वन करेंगे तो ऊपर आएगा 5 और x2 माइनस x1 करेंगे तो नीचे आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप आ गई 1/2, स्लोप आ गई 1/2। देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें बतानी है 2010 के अंदर कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो 2010 में जब इस लाइन को हम आगे इंक्रीज़ करेंगे तो पॉइंट ए था, कहाँ था, 1985 पे, पॉइंट बी आया 1995 पे और पॉइंट सी आएगा 2010 पे, ठीक है। तो 2010 का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया। अब पॉपुलेशन क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है। पॉपुलेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें बताना है, ठीक है। बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 97 और ए का वाई कोऑर्डिनेट है 92। अब देखो, कुछ याद आ रहा है क्या, ए बी और सी 3 पॉइंट्स एक लाइन पे, तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे कि दोनों के आपस में स्लोप इक्वल होगी, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होंगी, इक्वल करेंगे, यहाँ से y हमें मिलेगा। देखें, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकाल ली, ये 1/2 ये हमने निकाल चुके पहले। नाउ y बी द पॉपुलेशन ईयर, हमने y एज्यूम किया। अब लाइन ये थी ए बी और सी, तो ए बी की जो होगी स्लोप वही बी सी की होगी। देख लो, ए बी इक्वल टू बी सी, तो बी सी की जब स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ये आएगी, y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। यहाँ से सोल्व करेंगे तो y मिलेगा 104.5। तो ये पॉपुलेशन होगी 2010 में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आई होप क्लियर हुए होंगे आपको। अगर आपको समझ में आए हैं तो एक बार इनकी खुद से प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में 10.2 की बात करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।